नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित है, जो कि यूपी टीजीटी 2010 का यह थर्ड पार्ट है। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं कौन हैं? तो विकल्प में हैं करुणालय जयशंकर प्रसाद, अनघ मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त या फिर अंधा युग धर्मवीर भारती। इसमें पूछ रहा है कि गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? तो पौराणिक ऐतिहासिक संदर्भों को आधार बनाकर सामयिक समस्याओं की अभिव्यक्ति गीत नाट्य परंपरा है। जयशंकर प्रसाद का करुणालय प्रथम गीत नाट्य है हिंदी का। गीत नाट्यों में 5 अंक प्रस्तावना, कथा, संवाद, अभिनय, गीत और नर्तन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला विकल्प करुणालय जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी या फिर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार का नाम बताना है। तो इसके रचनाकार हो जाएंगे महान विद्वान आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी। ग्रामीण परिवेश से उठकर संघर्षशील वाजपेयी ने हिंदी शब्दानुशासन जैसी कालजयी कृतियों की रचना की है। हिंदी भाषा और साहित्य के उद्भव और विकास की परंपरा, विलक्षणता एवं संरचना आदि पर इस पुस्तक में वाजपेयी जी ने गंभीरतापूर्वक विचार किया है। अगला प्रश्न है, भला मैं क्या कर सकता हूँ? वाक्य में भला शब्द है, क्या है यह शब्द? तो विकल्प में है संज्ञा, सर्वनाम विशेषण या फिर अव्यय। तो भला शब्द बताना है। तो भला मैं क्या कर सकता हूँ में भला जो है अव्यय है। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्यय। जिस शब्द का व्यय नहीं हो, जिसे विभाजित नहीं किया जा सके, उसे अव्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो विकल्प में है श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल सांकृत्यायन या फिर डॉक्टर नगेंद्र। वोल्गा से गंगा तक ये रचना है राहुल सांकृत्यायन की। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो इसमें से कौन सी रचनाएं हैं जो सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं? तो विकल्प में है कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता या फिर मातृभूमि। विकल्प दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा और त्रिवेणी। तीसरा विकल्प है आकाश के तारे, धरती के फूल, भूले बिसरे चेहरे, जिंदगी मुस्काई। या फिर चौथा विकल्प है सदाचार का ताबीज, रानी नागफनी की कहानी, भोला राम का जीव, जैसे उनके दिन फिरे। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बताना है। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। चिंतामणि, रसमीमांसा और त्रिवेणी, ये जो चारों रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है? तो विकल्प में है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब, भाषा की शक्ति। तो यहाँ पे संपूर्णानंद की रचनाओं को बताना है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जो हैं राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और गांधीवादी थे। कवि रूप में उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें है भाषा की शक्ति। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा की शक्ति।
इन्होंने भाषा की जीवंतता, क्षमता और घटकों का उदाहरण उल्लेख किया है इसमें। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो आप तो ये सभी लोग जान गए होंगे कौन सी जो रचना है वो मोहन राकेश की नहीं है। तो विकल्प में है आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस या फिर आधे अधूरे। तो कन्यादान जो है मोहन राकेश की रचना नहीं है, तो या फिर किसकी रचना है कन्यादान? तो कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। बाकी शेष तीनों रचनाएं मोहन राकेश की हैं। आधुनिक पंजाबी कथा काव्यकारों में सरदार पूर्ण सिंह अप्रतिम हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य काव्य की विधा है। दृश्य काव्य की विधा बताना है, तो बहुत इजी सा प्रश्न है, नाटक हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शब्दार्थों सहितम काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? शब्दार्थों सहितम काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका विकल्प देख लेते हैं पहले। विकल्प में है आचार्य दंडी, आचार्य रुद्रट, आचार्य भामा या फिर आचार्य विश्वनाथ। तो यह किसकी रचना है? शब्दार्थों सहितम काव्यम परिभाषा देने वाले आचार्य हैं आचार्य भामा। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह भामा का परिभाषा है। अगला प्रश्न है, नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो आप सभी लोगों को पता है, ये इजी प्रश्न है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। तो विकल्प में हैं चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास या फिर परमानंद दास। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं बताना है। तो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप में जो है 8 भक्त कवि शामिल थे, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 जो है विट्ठल नाथ के शिष्य थे। तो 4 जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे उनमें थे सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। जो नहीं थे वो थे चतुर्भुज दास। ये किसके शिष्य थे? तो ये जो चतुर्भुज दास थे ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे। और इनके 3 अन्य शिष्य कौन थे? जिसमें थे नंददास, एक चतुर्भुज दास, फिर तीसरे हैं छीत स्वामी और चौथे हैं गोविंद स्वामी। अगला प्रश्न है, प्रतिधन आरोपण का संधि होगा। क्या होगा संधि इसका? तो प्रतिधन आरोपण बराबर प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण हो जाएगा इसमें सही उत्तर। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजायब घर है, यह किस प्रकार का शब्द है? देशी शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है या फिर संकर शब्द है? तो अजायब घर जो है विदेशी शब्द है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह विदेशी शब्द है अजायब घर। अगला प्रश्न है, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम बताना है। जिसमें विकल्प में है प्रतिदर्श, काव्यशास्त्र, काव्यादर्श या फिर भाषादर्श। दंडी की रचना बताना है। तो दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा काव्यादर्श। अगला प्रश्न है, दंडी द्वारा रचित अन्य प्रमुख ग्रंथ में हैं 10 कुमार चरितम, अवंति सुंदरी और एक काव्यादर्श बताई हैं। अगला प्रश्न है, दैत्य धन अरि बराबर दैत्यरी एक उदाहरण है। यह किस प्रकार की संधि है दैत्यरी में? तो विकल्प में है व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा विसर्ग देख के ही लोग विसर्ग संधि लगा देते हैं। दैत्य धन अरि में दैत्यरी, तो इसमें स्वर संधि का यह उदाहरण है।
विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण है दैत्यधन अरि, दैत्यारी। यहाँ पे अधन अ है, अ प्लस अ बराबर य में अ है और यहाँ पे अ है, दोनों मिलकर दीर्घ आ बन गया है। अगला प्रश्न है क धनापि में संधि होगी, कौन होगा? कपि, कपि है, करपि या फिर कोअपि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, क धनापि का संधि होगा कोअपि। अगला प्रश्न है राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल है। तो विकल्प है राम दशरथस्य पुत्र आसीत्, रामः दशरथस्य पुत्र अस्मिन्, दशरथ रामस्य जनकः आसीत् या फिर रामस्य दशरथः जनकः अस्मिन्। तो इसमें क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्, विकल्प पहला ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्ञानी भी सार्थम कदापि न दुह्यते का अनुवाद करना है। तो विकल्प में है ज्ञानी के साथ बैर अच्छा नहीं होता है, ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए, ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए या फिर ज्ञानी जनों के साथ बैर अनुचित है। तो इसका व्याख्या करना है, अनुवाद करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए, विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि बताना है। तो विकल्प में है क, ख, य, र, च, ज या फिर ट, ड़। कंठ ध्वनि तो क वर्ग में हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंठ ध्वनि है क वर्ग। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा शब्द है जो तत्सम शब्द है? तो विकल्प में है पड़ोसी, गोधूम, बहु या फिर शहीद। तो तत्सम शब्द बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोधूम। गोधूम जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप गेहूं हो जाएगा, गेहूं को गोधूम कहा जाता है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द तद्भव होगा? तो विकल्प में है बैंक, मुँह, मर्म या फिर प्रलाप। तद्भव बताना है। तो मुँह जो है तद्भव शब्द है, मुँह का तत्सम शब्द मुख होता है, विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शैतान की आंत का अर्थ है। क्या अर्थ है? तो अत्यंत धूर्त व्यक्ति, नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु या फिर अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत, शैतान की आंत का अर्थ होता है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो विकल्प में है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ये तीनों रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन जो करबला है यह प्रेमचंद जी का है। ये करबला नाटक है मुंशी प्रेमचंद जी का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? पंक्तियों को देखते हैं पहले। विकल्प पंक्ति है, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, क्रुद्ध कपि विषम। तो यह किस कविता से ली गई है यह पंक्तियाँ? तो विकल्प में है राम की शक्ति पूजा, बादल राग, पेशोला की प्रतिध्वनि या फिर शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। तो प्रस्तुत काव्य जो है यह छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से लिया गया है। पहला ही विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं कौन हैं? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह या फिर कुबेर नाथ राय। तो कविता क्या है निबंध के लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुक्ल जी द्वारा रचित अन्य प्रमुख निबंध हैं श्रद्धा भक्ति, करुणा, उत्साह, लज्जा और ग्लानि, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति। ये सभी रचनाएं जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। अगला प्रश्न है, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे कौन थे? तो विकल्प में है अज्ञेय, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता या फिर जगदीश गुप्त। तो कौन हो जाएंगे 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 जगदीश गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या फिर धूमिल। तो प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि मुक्तिबोध ने चांद का मुंह टेढ़ा है की रचना की है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध द्वारा रचित प्रसिद्ध कविताओं में है ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, भूल गलती है, भूरी भूरी खाक धूल इत्यादि। ये सभी रचनाएं मुक्तिबोध की है। मुक्तिबोध ने अपने काव्य में फैंटेसी शिल्प का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह किस सप्तक में संकलित कवि थे? तो विकल्प में है केदारनाथ सिंह को बता रहा है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। तो केदारनाथ सिंह जो है तीसरे सप्तक में संकलित कवि हैं। तो विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे सप्तक में शामिल अन्य कवियों में हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, सर्वेश्वर दयाल और विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, पंकज शब्द में से किस से संबंधित है? पंकज कैसा शब्द है? तो विकल्प में है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो पंकज जो है योग रूढ़ शब्द है। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा योग रूढ़। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो विकल्प में है अनुच्छेद 343 या फिर अनुच्छेद 344 या फिर अनुच्छेद 345 या फिर अनुच्छेद 346। 112 नंबर का क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो इसका पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन है। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा या राज्य भाषाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 346 में एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य और संघ के बीच पत्रादि की
भाषा का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये तो बहुत इजी सा प्रश्न है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड था, जो एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संपादक जो थे जुगल किशोर थे, जिसका प्रकाशन जो है, इस पत्रिका समाचार पत्र का प्रकाशन 1826 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। 1826 कोलकाता में हुआ था। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है। तो विकल्प में है, आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? कौन सी रचना है जो नहीं है? महापुराण, जय कुमार चरियु, जसहर चरियु, या फिर पौम चरियु। तो कौन सी रचना जो है पुष्पदंत की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौम चरियु। पौम चरियु जो है यह पुष्पदंत की रचना नहीं है, बल्कि यह स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है, जो यह चिन्ह बना हुआ है, इसका क्या नाम है? तो विकल्प में है निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, या फिर अपूर्ण विराम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जो है योजक चिन्ह बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। जानने के लिए, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिज्ञासु। अज्ञेय का पूरा नाम बताना है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। हिंदी पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट को पता है इनका नाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो विकल्प में है मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म। तो देख के ही पता चल जा रहा है कि मिलान जो है उपसर्ग रहित है, तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है। तो विकल्प में है सुग्गा, शौच, फुर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द फुर्ती होता है। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, फुर्ती। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं, कौन हैं? तो विकल्प में है वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हरिप्रसाद प्रसाद द्विवेदी, या फिर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पराधीन सपनेऊ सुख नाहि पंक्ति लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है यह पंक्ति? तो विकल्प में है रहीमदास, कबीरदास, मलूकदास, या फिर तुलसीदास। पराधीन सपनेऊ सुख नाहि, तो उपर्युक्त पंक्ति जो है तुलसीदास द्वारा रचित है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, तुलसीदास। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल इत्यादि।
अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है, कौन सा कारक है? अलग होने के अर्थ में इस कारक का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग जान गए होंगे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में अलगाव का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपादान कारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो विकल्प में है दशक, पराजय, लालिमा या फिर कारीगर। उपसर्ग वाला शब्द बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जय में उपसर्ग लगा है पराजय, तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपसर्ग जो है उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उस शब्द का अर्थ विशेष अर्थ प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, अगला और यह लास्ट प्रश्न है, आचार का विलोम बताना है। तो आचार का विलोम होगा विचार, अनाचार, अत्याचार या फिर अनाचार्य। अनाचार, अनाचार्य, आचार का विचार, तो आचार का जो होगा विलोम शब्द अनाचार होगा। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनाचार। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।